हेलो स्टूडेंट, तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल कंप्लीट फिजिक्स में पुनः स्वागत है। आज हम लोग जिन बच्चों को बीएससी में है, चाहे एमएससी में है, चाहे 12th में है, जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से दिक्कत होता है, उनके लिए ये क्लास रखी गई है। इस क्लास में हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, मार्कोनिकॉफ रूल, हाफमैन रूल, सैडजेफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, सैडजेफ इत्यादि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग का जो टॉपिक है वो चैप्टर का नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म। जिन बच्चों को प्रोडक्ट बनाने में दिक्कत होता है उनके लिए यह है, चैप्टर का नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म। सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है? तो जब कोई रिएक्शन होता है तो उसकी जो डिटेल वाइज स्टडी होती है, यह बॉन्ड टूटा, यह बॉन्ड बना, इलेक्ट्रॉन कैसे डिलोकलाइज हुआ, यहाँ से यहाँ कैसे गया, इसकी डिटेल वाइज स्टडी को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। तो डिटेल वाइज स्टडी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्शन मैकेनिज्म। तो इसमें हम लोग को सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है वह पढ़ना है बॉन्ड फ्यूजन। क्या पढ़ना है? बॉन्ड फ्यूजन, या कितने टाइप के कोई रिएक्शन होता है। रिएक्शन का मैकेनिज्म दो टाइप का होता है। पहला होता है कंसर्टेड मैकेनिज्म, कंसर्टेड मैकेनिज्म। दूसरा होता है नॉन कंसर्टेड मैकेनिज्म। अब कंसर्टेड मैकेनिज्म क्या होता है? तो ऐसा रिएक्शन जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग यानी बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों एक साथ हो, एक ही स्टेप में हो, उसे हम लोग बोलते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म। और ऐसा रिएक्शन जिसमें बॉन्ड टूटना अलग स्टेप में हो और बॉन्ड बनना अलग स्टेप में हो, यानी वो रिएक्शन एक से अधिक स्टेप में हो, उसे हम लोग बोलते हैं नॉन कंसर्टेड मैकेनिज्म। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों साइमल्टेनियसली हो, एक साथ हो, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म। और ऐसा रिएक्शन जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों एक साथ ना हो, उसे हम लोग बोलते हैं नॉन कंसर्टेड मैकेनिज्म। और इसमें जो है कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, क्योंकि एक स्टेप में होता है, सिंगल स्टेप में होता है, उसी स्टेप में बॉन्ड ब्रेक करता है और उसी में बॉन्ड फॉर्म भी होता है। तो इसमें जो है कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, कोई मध्यवर्ती नहीं बनता है। इसमें यह दो स्टेप में, मिनिमम 2 स्टेप में होता है। एक स्टेप में बॉन्ड ब्रेक होता है और अगले स्टेप में बॉन्ड फॉर्म होता है। तो इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट जो है 5 प्रकार के हो सकते हैं: कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, बेंजाइन, ये बेंजाइन है, बेंजीन नहीं है, और कार्बिन। ठीक है। तो इतने टाइप के हमारे इंटरमीडिएट हो सकते हैं। अब किसी रिएक्शन को अगर हमको एक्चुअली समझना है तो इसको हम लोग इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम देखते हैं। तो दोनों का हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम देखेंगे, कंसर्टेड मैकेनिज्म का और नॉन कंसर्टेड मैकेनिज्म का। तो ये इसका एनर्जी है, एनर्जी वाई अक्ष पर, और ये इसका हो गया पोटेंशियल रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो रिएक्टेंट की जो है एनर्जी ज्यादा होती है, अब प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है। तो रिएक्टेंट जब हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो रिएक्शन की एनर्जी बढ़ती है रिएक्टेंट की, और एक स्टेबल हो जाती है और फिर कम हो जाती है। तो ऐसे बनता है कंसर्टेड मैकेनिज्म पे, एक स्टेप में होती है। ठीक है, और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। और यहाँ पे जो है हीट जितना निकल रहा है वो डेली एच का मान देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एनर्जी और यही रिएक्शन कोऑर्डिनेट। इसमें यह प्रोडक्ट जो है गया, और इसमें एक ये बनता है कार्बोकेटायन, ये कार्बोएनायन, यानी यहाँ पे बनता है
यहाँ पर एक बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। या ये कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पे है ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है और यहाँ पे दो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, TS1 और TS2। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं, यहाँ पर कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, बेंजाइन फ्री रेडिकल या कार्बिन या कार्बन फ्री रेडिकल ये बना होगा। तो नॉन कंसर्टेड मैकेनिज्म में कोई इंटरमीडिएट बनता है और कंसर्टेड मैकेनिज्म में कोई इंटरमीडिएट बनता है। डायरेक्ट रिएक्शन होता है, बॉन्ड टेकिंग बॉन्ड फॉर्मिंग एक साथ होता है और ट्रांजिशन स्टेट बनता है। इसको मान सकते हैं कि एक स्टेप में ट्रांजिशन बना, दूसरे में बना, लेकिन उसके बीच में एक कार्बोकेटाइन बनेगा। तो ये इसका हो गया हमारा दो टाइप के रिएक्शन मैकेनिज्म। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन पहले टॉपिक पे, जिसका नाम है बॉन्ड फ्यूजन। बॉन्ड फ्यूजन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बंध या आबंध विदलन। क्लास 11 यूपी बोर्ड वाले के लिए है, जिसे हम कहते हैं आबंध विदलन। तो दो टाइप्स हो सकते हैं। कोई बॉन्ड जो है कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे CaCl हो गया, ये भी मान लीजिए कोई कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन दोनों को शेयर होता है ऐसे। तो एक को हम लोग बोलते हैं होमोलिटिक और एक को बोलते हैं हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक को बोलते हैं सम अपघटनी विदलन और हेट्रोलिटिक को बोलते हैं विषम अपघटनी विदलन। तो ये हम मान लीजिए कोई कंपाउंड है, CCl का एग्जांपल एक चल रहा है। तो इसमें क्या होता है, जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो बराबर मात्रा में जाते हैं दोनों एटम पे। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो इस प्रकार के क्लीवेज को हम लोग बोलते हैं सम अपघटनी विदलन या होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। यानी अगर कोई A और B है, इस प्रकार का जो बॉन्ड फ्यूजन होता है वह हीट, लाइट यानी प्रकाश, विकिरण या परऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है। हीट मतलब उष्मा, रेडिएशन मतलब लाइट, विकिरण या परऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है। अगर कार्बन के केस है तो कार्बन के केस में ये बनेगा कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा बच्चों? कार्बन फ्री रेडिकल। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकेंड, कुछ एग्जाम्पल भी देख लिया जाए। जैसे ये CH3NH2 है, मिथाइल एमीन है, तो इसका इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, इसीलिए अर्ध तीर से दिखाया जा रहा है, हाफ तीर से। तो क्या बना, CH3 पे ये आ गया और NH2 पे आ गया, मिथाइल रेडिकल। ठीक है, या अगर हम एथेन मॉलिक्यूल में कर रहे हैं CH3 इन प्रेजेंस ऑफ हीट, रेडिएशन और परऑक्साइड, यही होगा, तभी ये विदलन होगा। तो मिथाइल फ्री रेडिकल दो बन गया। तो इस प्रकार के क्लीवेज हम लोग बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज, सम अपघटनी विदलन। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो जब कोई कोवेलेंट बॉन्ड इस प्रकार ब्रेक होता है कि उसका सारा इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पे चला जाए और दूसरे एटम पे प्लस चार्ज आ जाए, तो इस प्रकार के हम लोग क्लीवेज को बोलते हैं या बॉन्ड फ्यूजन को बोलते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। जैसे हम लोग एल्किल हैलाइड की बात कर रहे हैं CH3X, तो X जो होते हैं मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं, फ्लोरीन क्लोरीन जो है। तो ये क्या करता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा तो X पे आ गया माइनस चार्ज और इस पे आ गया प्लस चार्ज, क्योंकि जिस जगह से इलेक्ट्रॉन जाता है उसके ऊपर आता है प्लस चार्ज। तो ये बन गया कार्बोकेटाइन। क्या बन गया, इसका नाम है प्लस चार्ज, मतलब ये बन गया कार्बोकेटाइन। तो इस प्रकार के क्लीवेज को हम लोग बोलते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज। एक और एग्जांपल लिया जाए, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक और मेटल। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है, मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहां चलाएगा, लूज करने की प्रवृत्ति होती है। मेटल्स हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो इस पे आ गया माइनस चार्ज और इस पर आ गया प्लस चार्ज। ठीक है, तो इतने प्रकार के हमारे क्लीवेज हो गए, होमोलिटिक क्लीवेज, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं अटैकिंग रिएजेंट की। पहला हेडिंग हो गया, लाइट भी आ गई, लाइट अभी भगी थी। ठीक है, तो दूसरा जो है वो हमारा टॉपिक है अटैकिंग रिएजेंट।
इसके बारे में आप लोग जान गए तो आपकी आधी केमिस्ट्री सॉल्व। ठीक है, तो अटैकिंग एजेंट मतलब किसी पे अटैक करना, किसी कार्बन पे अटैक करना, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कार्बोकेटाइन पे, कार्बोएनाइन पे या कार्बन फ्री रेडिकल की बात हो रहा है, इस पर अटैक करना। तो ये 3 टाइप के होते हैं। तो ऐसा कोई स्पेसिस एटम या मॉलिक्यूल या न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो किसी इंटरमीडिएट पे या किसी मॉलिक्यूल पे या कार्बोनाइन या रेडिकल पे अटैक करेगा, उसे हम लोग कहते हैं कार्बो अटैकिंग एजेंट। 3 टाइप के होते हैं। नाभिक रागी, इलेक्ट्रॉन रागी और द्विरागी। ठीक है, M/5। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? नाम से ये स्पष्ट है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल मतलब लविंग, न्यूक्लियस को लव करने वाला। ठीक है, तो इसका मतलब है न्यूक्लियस लविंग। ठीक है, आर इलेक्ट्रॉन रिपलिंग, इलेक्ट्रॉन से हेट करने वाला, इलेक्ट्रॉन रिपलिंग। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला, इलेक्ट्रॉन लविंग या न्यूक्लियस हेटिंग, पॉजिटिव हेटिंग। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? न्यूक्लियस को लव करते हैं, मतलब प्लस पे अटैक करते हैं। यानी ये या तो निगेटिव स्पेसिस होंगे, इनके ऊपर निगेटिव होगा, कोई ये है या तो इसके ऊपर निगेटिव होगा, या तो इनके ऊपर निगेटिव होगा, या ऐसे एटम जिनके ऊपर लोन पेयर हो, इलेक्ट्रॉन पेयर हो। ठीक है, डोनेट करने के लिए, जैसे ऑक्सीजन OH, इस पे कोई लोन पेयर नहीं है, इस पे कोई इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज नहीं है, बट इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये अटैक कर सकता है, निगेटिव जैसा वर्क करता है। तो ऐसा स्पेसिस, ऐसा एटम जिसके ऊपर ऑलरेडी माइनस चार्ज हो या लोन पेयर हो, इलेक्ट्रॉन पेयर हो, उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। NH3 अमोनिया में भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट्स आर दैट स्पेसिस विच कंटेन्स नेगेटिव चार्ज आर दैट न्यूट्रल मॉलिक्यूल विच हैव इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर एकाकी जिसके ऊपर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने इलेक्ट्रोफाइल की। तो ऐसे एटम या स्पेसिस जिनके ऊपर प्लस चार्ज हो, या वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल हो, जिनका ऑक्टेट ना कंप्लीट हो, डबलेट ना कंप्लीट हो। जब हम आपको पढ़ाए थे वेस्पर थ्योरी, तो उसमें कमी बताए थे, जैसे BeCl2 हो गया, BF3 हो गया, इनका कहाँ कंप्लीट होता है ऑक्टेट। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल को हम इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून अणु बोलते हैं। इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए मतलब इलेक्ट्रॉन को लव कर रहे हैं, तो क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल। तो ऐसे स्पेसीज जिनके ऊपर प्लस चार्ज हो, या वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो, उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। और ऐसे स्पेसीज, ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनके ऊपर जो दोनों जैसे वर्क कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों वर्क कर सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं M/5। वाटर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका। H जो है वो बिहेव करता है एज इलेक्ट्रोफाइल, प्लस के रूप में निकल जाए, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होता है, तो ये बिहेव करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, और ये बिहेव करता है, ये दोनों कैसे बिहेव करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। तो ऐसे स्पेसिस को हम लोग बोलते हैं M/5। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो अटैक करते हैं किस पर? न्यूक्लियोफाइल जो है प्लस वाले अटैक करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल पे। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं प्लस वाले अटैक करते हैं, जैसे लोन पेयर है इसके ऊपर, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल, और हमने एक इलेक्ट्रोफाइल ले लिया, तो ये अटैक करेगा यहाँ पर और जुड़ गया। तो ये आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और इसके बारे में क्या कहते हैं M/5 का। इसका हम एक टेबल आपको दे देंगे, अभी स्क्रीन पे मिल जाएगा, जिसमें सारा इसके बीच बारे में बताया है, एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग न्यूक्लियोफाइल और बेस के बारे में समझते हैं। बेस जो होता है, बेस का काम क्या है? कि बेस जो होते हैं, बेस का काम क्या है आप याद कीजिए 10 के डिफिनेशन से। क्या होते हैं? ऐसे एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स
जो एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस देते हैं क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। या जो क्या कहते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल। हाँ, न्यूक्लियोफाइल और बेस लगभग एक जैसे होते हैं। बेसिसिटी का मतलब होता है कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता, H+ लेने की क्षमता, ठीक है। अब OH जो है H+ पे अटैक करेगा क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, H पे अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल और बेस में थोड़ा सा अंतर है। बेस का मतलब होता है प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी, एफिनिटी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता या इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता को हम लोग बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होता है एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स, बॉन्ड बनाने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं। और बेसिसिटी जो होती है एफिनिटी टुवार्ड्स प्रोटॉन, प्रोटॉन की ओर जो एफिनिटी होती है उसे हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी। तो आज हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में थोड़ा सा अंतर देखते हैं। तो ये हो गया हमारा एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स, एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स, न्यूक्लियोफिलिसिटी, एफिनिटी फॉर प्रोटॉन, बेसिसिटी। यह एक काइनेटिक प्रॉपर्टी है, यह थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी घटती है और ये तो इस तो आपका आ जाएगा। ये हो गया हमारा 2। अब हम लोग न्यूक्लियोफाइल के बारे में स्टडी करेंगे, कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, कौन वीक न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जब आप लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो वहां पे ये काम आएगा। अभी हम आपको बताते हैं। सबसे पहला है कि अगर किसी एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ रही है, नाभिक स्नेहिता का गुण बढ़ रहा है। जैसे OH है, H2O में भी OH है, OH चाहिए लीजिए। OH पे हमने क्या किया, 2 लोन पेयर माइनस चार्ज दे दिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ये जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है इससे, ठीक है। सेम अगर हम एमीन के केस में कर दें, एमीन NH2 R लगा दिया 1 लोन पेयर, ठीक है। ये अमोनिया का ही ले लीजिए NH3 और हमने क्या किया NH2 और इस पर माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। पहला मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने से, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाने से बढ़ती है। दूसरा, जब एटम सेम है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है। मतलब एल्कोक्साइड आयन जो है इस पे होगा, हाइड्रोक्साइड आयन से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, और ये जो है एस्टेट आयन से ज्यादा है, और ये जो है एल्कोहल से है, और एल्कोहल जो है वाटर से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी है या बेसिक स्ट्रेंथ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा, किसी ग्रुप की बात कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो विदिन ए ग्रुप ये ध्यान सुनिए, विदिन ए ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस, बढ़ती है विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बढ़ने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, बढ़ती है। इसका रीजन भी बताएंगे अभी हम, यानी इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो सबसे ज्यादा होगी। लेकिन यही उल्टा कर दीजिए, बेसिक स्ट्रेंथ घटती है, इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर और एटॉमिक साइज विद इन द ग्रुप, बेसिसिटी डिक्रीजेस, यानी प्रोटॉन को अटैक करने की क्षमता घटती है बट बॉन्ड बनाने की क्षमता ज्यादा होती है। यानी आयोडीन माइनस जो है वह इससे ज्यादा है ब्रोमीन माइनस से, और ये इससे ज्यादा है क्लोरीन माइनस से, और इससे ज्यादा है फ्लोरीन माइनस से, ठीक है। तो विद इन ए ग्रुप व्हेन हम जब बॉटम से नीचे जाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ घटता है, बेसिसिटी घटती है। अब न्यूक्लियोफाइल्स मतलब कि उसका साइज बड़ा हो, एटम का साइज बड़ा हो। एटम का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। पहला कि न्यूक्लियोफिलिक एटम जो है, जो अटैक कर रहा है उस पर, इसमें ऑक्सीजन सब में अटैक कर रहा है, इसमें नाइट्रोजन अटैक कर रहा है, इसमें भी ऑक्सीजन अटैक कर रहा है, इसमें ये सब है, तो उसका
जो है साइज बड़ा होना चाहिए। जो एटम अटैक कर रहा है कार्बोकेटाइन पे, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन अटैक करेगा, तो इसका साइज बड़ा होना चाहिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के लिए, पहला। दूसरा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होना चाहिए। और तीसरा, वीकली सॉल्वेटेड होना चाहिए। तो 3 कंडीशन है, साइज बड़ा होना चाहिए, पोलराइजिंग पावर जो है हाई होना चाहिए, पोलराइज करने की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए, और वीकली जो है सॉल्वेट होना, यानी सॉल्वेंट में नहीं रखना है उसको, विदाउट सॉल्वेंट, तब वो हाई हमारा जो है न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है। लास्ट कंडीशन, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ाते हैं बल्कि ग्रुप तो न्यूक्लियोफिलिसिटी घटती है। ठीक है। जैसे O माइनस सी CH3 बल्कि ग्रुप लगा है, ये जो है स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है इसमें। और दूसरा हम ले रहे हैं हाइड्रोक्साइड आयन, या केवल हम एल्का ऑक्साइड ले रहे हैं OCH3, तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा इसके मुकाबले। तो हमने क्या बताया आपको न्यूक्लियोफाइल में, सबसे पहला कि वही न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जरूरी है। जब हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में समझेंगे तो लगेगा आपको एक जैसा है, उसमें आता है न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दूसरा देता है, वीक न्यूक्लियोफाइल दूसरा देता है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के लिए पहला कंडीशन है कि जो एटम अटैक कर रहा है कार्बोकेटाइन पे, उसकी साइज बड़ी होनी चाहिए, हाई पोलराइजिंग पावर होना चाहिए, और तीसरा वीकली सॉल्वेटेड होना चाहिए, और चौथा उस पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। तो ये हम लोग पढ़ लिए आज न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होता है? द इफेक्ट ऑकरिंग ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। यानी जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसके कारण उस पर जो इफेक्ट आता है, उस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। 2 टाइप के होते हैं, और ये जो होते हैं इसके कारण जो हमारा कार्बोकेटाइन कार्बोएनाइन कार्बन फ्री रेडिकल बन रहा है, यानी इंटरमीडिएट बन रहा है, उसकी स्टेबिलिटी पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जिससे प्रोडक्ट पे भी प्रभाव पड़ता है। तो इंपॉर्टेंट है। पहला है पोलराइजेशन कारण, कि चला गया उस पर प्लस चार्ज माइनस चार्ज, उसके कारण, या पोलराइजिबिलिटी के कारण। पोलराइजिबिलिटी एक फिनोमिना है बस, तो ये टेम्पररी इफेक्ट है, ये वास्तव में होता है, इलेक्ट्रॉन जाता है, डिस्प्लेस करता है। इसमें 4 टाइप के हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन। सब 2 टाइप के हैं, इंडक्टिव प्लस आई माइनस आई, रेजोनेंस प्लस और माइनस। हाइपर कंजुगेशन का हिंदी होता है अति संयुग्मन प्रभाव, अनुनाद। मेसोमेरिक का इलेक्ट्रोमेरिक भी बोलते हैं, एक वो टाइप का है, और इंडक्टिव का नाम है प्रेरणिक प्रभाव। तो हमारा टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। आज हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को पूरा समझेंगे, बढ़िया समझेंगे। तो जैसे ये कोई बॉन्ड है ए बी, इससे कोई और जुड़ा हुआ है, ये हमारा मेन है सी डी जुड़ा हुआ है, तो इनके पोलराइजेशन के कारण इसमें जो पोलराइजेशन उत्पन्न हो रहा है, यानी एडजेसेंट बॉन्ड में पोलराइजेशन के कारण हमारे इस बॉन्ड में जो पोलराइजेशन आ रहा है, प्लस माइनस जो भी आ रहा है, इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है। द पोलराइजेशन ऑफ वन बॉन्ड ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ अनदर एडजेसेंट, इस बॉन्ड में पोलराइजेशन इस बॉन्ड के कारण हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणा ले रहा है इससे, किसमें हो रहा है तो हम भी करेंगे। ठीक है, ये प्रेरणा ले रहा है। अब एक और इसका डिफिनेशन है, इन अदर वर्ड्स द फिनोमिना ऑफ विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है या भेज रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है या दे रहा है, ये सी। इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो द फिनोमिना ऑफ विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे COH है और यहाँ क्लोरीन है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है। द फिनोमिना ऑफ विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड से, सिग्मा बॉन्ड में होता है, सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को खींचना, किधर खींचना, मोर इलेक्ट्रो एलिमेंट या ग्रुप की ओर खींचना,
को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इसको इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या एलिमेंट या ग्रुप की ओर खींचने को हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड से ट्रांसमिटेड होता है और डिस्टेंस पे ये वीक होता है। जैसे यहाँ पे ज्यादा है, जाएंगे यहाँ पर एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, चौथे कार्बन तक ये बहुत वीक हो जाता है। डिस्टेंस के साथ इंडक्टिव इफेक्ट कमजोर होता है और सिग्मा बॉन्ड से ट्रांसफर होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में ब्रोमीन जुड़ा है एक पहले कार्बन से, फिर जुड़ा है, फिर जुड़ा है, ऐसे जुड़ता है। तो इलेक्ट्रॉन ये जो है ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये देता है इलेक्ट्रॉन, ऐसे ये बहुत कम दे पा रहा है, तो डिस्टेंस बढ़ता है, इंडक्टिव इफेक्ट घटता है। ठीक है, दो टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। तो ऐसा इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है विड्रॉ अवे फ्रॉम कार्बन, कार्बन से दूर जाता है, ऐसे इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, और ऐसा इंडक्टिव इफेक्ट, ऐसा ग्रुप जिसमें कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन जाता है, इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर जा रहा है, ये मेन कार्बन इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये हो जाएगा माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर withdrawn away from the carbon is known as minus inductive effect, and the माइनस इस इफेक्ट, इस ग्रुप, जो ग्रुप होगा यहाँ पे, इस ग्रुप को बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। और इसमें उल्टा, इलेक्ट्रॉन्स आर पुश्ड टुवर्ड्स कार्बन इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट, एंड इसको हम बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट का ग्रुप। ठीक है, तो इसका भी हम आपको अभी टेबल लिख दे देंगे, माइनस आई इफेक्ट का, प्लस आई इफेक्ट का, दोनों मिल जाएगा आपको। अब इंडक्टिव इफेक्ट का यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, कहाँ यूज करते हैं, यही मेन है। तो इंडक्टिव इफेक्ट एक बार फिर शुरू ध्यान सुन लीजिए, सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना, किधर ट्रांसफर करना, टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आर ग्रुप, या ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो है किसी अन्य बॉन्ड के कारण पोलराइज हो रहा है, ये बॉन्ड इसके एडजेसेंट बॉन्ड के कारण पोलराइज हो रहा है, प्लस माइनस चार्ज आ रहा है, तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। दो टाइप के होते हैं, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इंडक्टिव। प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह कार्बन की ओर जाते हैं, कार्बन एटम की ओर, और माइनस आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन से, ये हमारा कार्बन है, कार्बन से दूर जाते हैं, और उस ग्रुप को बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप। ठीक है, तो जब जाएंगे प्लस आई, दूर जाएंगे तो माइनस आई। अब इसका कहाँ कहाँ उपयोग है, सबसे पहला उपयोग क्या है, डाइपोल मोमेंट निकालने में, द्विध्रुव आघूर्ण निकालने में। ठीक है, तो जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट रहेगा उतना ही ज्यादा इसका क्या रहेगा, इसका डाइपोल मोमेंट होगा। जैसे एग्जांपल CH3I, CH3Br, CH3Cl का होगा एग्जांपल एक, CH3F और CH3Cl। तो माइनस आई इफेक्ट जो होता है, जिसका ज्यादा होता है, वो ज्यादा प्लस माइनस चार्ज डेवलप करता है, डाइपोल मोमेंट जनरेट करता है। फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन का माइनस इफेक्ट ज्यादा है, क्योंकि क्लोरीन जो होता है हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, इसका साइज बड़ा होने के कारण फ्लोरीन की तुलना में, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होने के कारण ये डाइपोल मोमेंट ज्यादा जनरेट करेगा इस। ठीक है, तो ये ज्यादा इसमें ज्यादा डाइपोल मोमेंट आएगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें सबसे, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम, इंडक्टिव इफेक्ट भी कम। सबका यही काम है कि ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर, लेकिन ये ज्यादा खींचेगा, ज्यादा डाइपोल मोमेंट आएगा, ज्यादा प्लस माइनस चार्ज आएगा, ज्यादा डाइपोल मोमेंट आएगा। पहला तो क्या समझे, डाइपोल मोमेंट जो है माइनस आई इफेक्ट बढ़ने पर बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि पोलैरिटी बढ़ती है। दूसरा एसिडिक कैरेक्टर,
अम्लीय क्षमता, अम्लीय स्ट्रेंथ। एल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल न्यूट्रल होता है, बट जैसे एल्कोहल लिए हमने CH2OH, CH3OH लेंगे तो न्यूट्रल है, एसिडिक नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हमने फ्लोरीन लगा दिया तो फ्लोरीन जो है माइनस दिखाता है, माइनस आई इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने ओर कार्बन से दूर जा रहा है, कार्बन से दूर जा रहा है मतलब माइनस आई इफेक्ट। तो ये वाली बॉन्ड जो है जा रही है तो ये पोलर हो गया, ये इस पर आ गया पर ये माइनस गया, इस पर प्लस चार्ज आ गया, तो पोलरिटी आ गया, जिससे ये वाली बॉन्ड वीक हो गया, ये OH बॉन्ड वीक हो गया तो H प्लस आसानी से निकल सकता है। और H प्लस निकलने की ही हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी। जैसे H प्लस निकला तो इस पे कौन चार्ज आया, माइनस चार्ज, तो माइनस चार्ज को ये खींच रहा है, स्टेबल है। दो तरीके से समझा सकते हैं, बना आपका आयंस एल्कोऑक्साइड आयन बना और ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, स्टेबल है, तो ये हो गया। तो एसिडिक कैरेक्टर जो है माइनस आई इफेक्ट बढ़ाने पर एल्कोहल की बढ़ती है, ठीक है। और एग्जांपल देखिए, अगर हम लगा दिए CH3OH, इसी कंपाउंड में CH3OH, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये बॉन्ड मजबूत हो रहा है, ये बॉन्ड मजबूत हो रहा है, निकलेगा ही नहीं। तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ाने पर इसकी जो है एसिडिक कैरेक्टर घटती है एल्कोहल की। प्लस आई इफेक्ट बढ़ा रहे हैं, दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो OH वाला बॉन्ड मजबूत हो रहा है, OH वाला बॉन्ड मजबूत हो रहा है, तो H निकलेगा नहीं आसानी से, H आसानी से निकलेगा नहीं, तो एसिडिक कैरेक्टर कम हो गया। तो प्लस आई इफेक्ट अगर एल्कोहल में लगाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर कम, और माइनस आई लगाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा एल्कोहल की, हो गया। अब हम एसिडिक कैरेक्टर पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये तो एल्कोहल की हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। इस एग्जाम्पल में देखेंगे, अच्छा अभी हम बताए थे आपको फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है क्लोरीन से ज्यादा होती है, फ्लोरीन की साइज कम है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अभी कुछ पहले बताए थे, डाइपोल में बताए थे। यहां पर क्या है, ये फॉर्मिक एसिड है, ये COOH, ये क्लोरोएसिटिक एसिड है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और यहाँ पर कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगा, या यहाँ पर अगर हम फ्लोरीन लगा दें तो ये ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। होता क्या है, अगर ये H प्लस बना रहा है माइनस, ठीक है, स्टेबल है, इसके मुकाबले ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ज्यादा है, तो जो इसमें आयंस बन रहे हैं वो स्टेबल है, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं कि ये बॉन्ड खींच रहा है जिससे ये बॉन्ड वीक हो रहा है, तो आसानी से H प्लस इसमें निकल जाएगा इसके तुलना में, और इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला नहीं है, तो आसानी से निकलेगा H प्लस, लेकिन इन दोनों के मुकाबले नहीं निकलेगा क्योंकि एसिड है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर कौन दिखा रहा है, ये। अब हम लोग जो एक और हेडिंग है, जिसे हम पहला बताए हैं इंडक्टिव इफेक्ट का उपयोग डाइपोल मूवमेंट में, दूसरा बताए एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल, तीसरा एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, चौथा बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन जो है जब हम 12th में एमीन चैप्टर पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अब हम लोग पांचवा चल रहा है, तो पांचवा है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो पहला कार्बोकेटायन को देखेंगे, तो कार्बोकेटायन को क्या चाहिए, कार्बोकेटायन प्लस है तो माइनस चाहिए, एक ये हो गया। अब देखिए ये सब CH3 मेथिल एल्किल ग्रुप जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, यानी प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं कार्बन है, देते हैं उसको, ये खुश है क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे दो लोग दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे कोई नहीं दे रहा है, H नहीं देता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसको मिल रहा है और ये प्लस इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। जो टर्शियरी कार्बोकेटायन है, तृतीय कार्बोकेटायन है, वो सेकेंडरी ज्यादा है, सेकेंडरी प्राइमरी ज्यादा है, प्राइमरी जो है मेथिल कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब दूसरा, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस आई इफेक्ट बढ़ाने पर
बढ़ाने पर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। अब इसका उल्टा माइनस आई इफेक्ट बढ़ाएंगे तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। ठीक है। अब इसका उल्टा कार्बो एनायन का उल्टा कर दीजिए, C माइनस CH3 CH3 CH3, इसको मिटा दे रहे हैं। इस पे हम क्या कर रहे हैं, माइनस लगाते हैं। ठीक है, माइनस। अब बताइए ये माइनस है तो इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, इसको पॉजिटिव चाहिए। यानी अगर यहां पर हम इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप के बजाय इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगाएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यानी इसमें जो है ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। और उल्टा हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट लगाने पर कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी जो है घटेगी। क्या होगी, घटेगी। और माइनस आई इफेक्ट ग्रुप लगाने पर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए, कार्बोकेटायन का उल्टा, कार्बन आयन का उल्टा। और कार्बन फ्री रेडिकल जो होता है वो एज सेम एज जो होता है वो होता है आपका कार्बोकेटायन के जगह जैसा। ये होता है। तो आज हम लोग पढ़ चुके हैं आपका कार्बोकेटायन के बारे में। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और हम अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में, सेकेंड पार्ट में हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे।